दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम जो हम पीडीएफ प्रणाली पढ़ रहे थे, आज हम उसका विकास क्रम पढ़ेंगे कि इसका कैसे कैसे विकास हुआ। ठीक है, तो 1945 द्वितीय विश्व युद्ध का जब समय था, भारत में खाद्यान्न की बहुत बड़ी समस्या थी और इतनी बड़ी समस्या थी कि भारत में गेहूं और चावलों को एक बहुत भारी मात्रा में आयात किया जाता था और अमेरिका में PL 480 स्कीम चलती थी जिसके तहत भारत अनाज का आयात करता था। और ये जो अनाज था बहुत ही थर्ड क्वालिटी का, जैसे एक समय कोटे में अनाज मिलता था ना, वैसे ही क्वालिटी का मिलता था। तो 1945 में ये जो शुरुआत हुई एक अनऑफिशियली थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद 1964 के अधिनियम के तहत 1965 में पुनः पीडीएस की स्थापना की गई। तब तक ये यूनिवर्सल था, सार्वभौमिक था, यानी यूपीडीएस सभी को, पीडीएस के तहत सभी को अनाज दिया जाता था। क्या एपीएल क्या बीपीएल कुछ ऐसा नहीं था, हर किसी का राशन कार्ड होता था और हर कोई इसमें से ले सकता था। ठीक है, उसके बाद 1965 के बाद का जो दशक है 1992 में ये किया गया कि भाई जो दुर्गम इलाके हैं, जो सुदूर इलाके हैं, जो मलिन बस्तियां हैं, जहां आज भी टेक्नोलॉजी नहीं है, जिन लोगों की आवाज़ नहीं पहुंच पाती और जहां खाद्यान्न की समस्या है, तो सरकार ने सोचा कि इस जो पीडीएस प्रणाली है इसको विस्तार दिया जाए। और इसके तहत, इस विचार के तहत पीडीएस प्रणाली को विस्तारित किया गया। 1775 ब्लॉक्स में 1992 में इसको विस्तारित किया गया। इसके बाद समय आता है 1997 का। 1997 में जो यूपीडीएस था, यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अब उसको कहा गया कि नहीं भाई, हर व्यक्ति को एक जैसे नहीं ट्रीट किया जाएगा। अब हमें ये निर्धारित करना होगा कि कौन गरीब है और कौन कम गरीब है, कौन गैर गरीब है। तो एक सीमा रेखा निर्धारित की गई और उसके बाद कहा गया कि दो परिवारों का चयन किया गया। इसके तहत परिवारों को दो श्रेणी में बांटा गया, एक एपीएल एबव द पॉवर्टी लाइन और एक बीपीएल। ऐसे जैसे कि स्कूल होता है, आप एग्जाम देते हैं किसी भी चीज़ का एग्जाम, तो सपोज 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें एक लिमिट तय की होती है कि 30 से ज़्यादा जिसके नंबर आएंगे वो पास और 30 से कम जिसके आएंगे वो फेल। तो 30 एक लिमिट लाइन हो गई है ना, एक निर्धारक रेखा हो गई। तो ऐसे ही गरीबी की एक रेखा निर्धारित की गई कि भाई इससे ऊपर जो होंगे वो एपीएल होंगे और उससे नीचे जो होंगे वो बीपीएल होंगे। तो जो एपीएल परिवार था 1997 में, अबव द पॉवर्टी लाइन, उनके लिए निर्धारित किया गया कि उनको जो अनाज मिलेगा वो FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो आर्थिक लागत है, जो हमने आर्थिक लागत बताया था ना कि अधिग्रहण से लेकर पूरा वितरण तक का जो लागत है, खरीद मूल्य, खरीद लागत, वितरण लागत, ये FCI का आर्थिक लागत होता है। तो जो एपीएल परिवार था उसको जो अनाज मिलेगा वो आर्थिक लागत में मिलेगा FCI के, और जो बीपीएल परिवार होगा उसको अनाज FCI के आर्थिक लागत का आधा मिलेगा। जैसे FCI का आर्थिक लागत 30 रुपये रहा, तो जो एपीएल परिवार है उसको 30 रुपये में ही मिलेगा, लेकिन जो बीपीएल परिवार है उसको 15 रुपये में कर दिया जाएगा, उसका 50%। ठीक है, 1997 के बाद 2000 का समय आता है। यहाँ पे कहा गया कि भाई जो गरीब है उनमें भी एक बहुत ज़्यादा गरीब है। जैसे कोई बच्चा फेल होता है तो एक होता है जो गेस से पास हो सकता है, जैसे कि 30 में कोई 28 लाया, 29 लाया, 27 लाया, तो माना जाता है कि ठीक है फेल है, लेकिन ये इतना, मतलब इसमें सुधार बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं, सुधार इसमें बहुत आसानी से किया जा सकता है। लेकिन एक जो पासिंग मार्क 30 थी और वो लाया 100 के पूर्णांक में पासिंग मार्क्स 30 थी और वो लाया कितना 10, 5, 2, तो ये तो बहुत बुरी स्थिति हो गई। तो ऐसे एक गरीब थे और एक गरीबों में भी गरीब थे, तो सरकार ने उनका निर्धारण अंत्योदय परिवार के रूप में किया और उनके लिए एक नई प्रणाली की शुरुआत करते हैं, इसको बोला गया अंत्योदय अन्न योजना। इसमें क्या किया गया कि जो अंत्योदय परिवार है उनको 25 केजी अनाज दिया गया और 2002 के बाद यही 25 केजी अनाज को 35 केजी कर दिया जाता है। तो जो 2000 के बाद का जो समय रहा, 2013 की हम बात करते हैं, तो 2013 में आपने देखा NFSA आया, नेशनल फूड कॉर्पोरेशन एक्ट। तो इसमें क्या किया गया, इसमें जो बीपीएल कार्ड धारक हैं उनको और अंत्योदय परिवार उनको 35 केजी अनाज पर मंथ, और जो एपीएल कार्ड धारक हैं उनको 25 केजी अनाज दिया गया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि और जो अनाज की कीमत थी वो कैसे थे, वो था 5, 3, 2, 1, 3 रुपये प्रति केजी चावल, 2 रुपये प्रति केजी गेहूं और 1 रुपये प्रति केजी मोटे अनाज। इसके बाद का जो समय आता है 2020 का, कोरोना महामारी। तो इस वक्त आपने देखा होगा कि देशव्यापी लॉकडाउन था, खाद्यान्न की समस्या बहुत बुरी तरीके से थी और पूरी अर्थव्यवस्था बिखर सी गई थी, पूरे विश्व की एक जैसी स्थिति थी। तो कोरोना महामारी में सरकार ने क्या किया कि गरीबों के लिए एक नई योजना की शुरुआत करती है, जिसको बोला गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसमें सरकार ने क्या किया कि हर व्यक्ति को 5 केजी अनाज, ठीक है, जो NFS कार्यक्रम के तहत आते हैं उनको, जो अंत्योदय परिवार और गरीब परिवार था उनको 5 केजी अनाज देता मुफ्त में। इसके बाद 2023 का समय आता है, कोरोना महामारी का समय बीतता है और 2023 का समय आता है। सरकार ने क्या किया कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो मुफ्त में अनाज मिलता था और इधर NFSA कार्यक्रम में जो अनाज मिलता था जिसकी कीमत 3 रुपये प्रति केजी चावल, 2 रुपये में गेहूं, 1 रुपये मोटा अनाज, तो क्या किया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और NFSA कार्यक्रम दोनों को मर्ज कर दिया। और वर्तमान में उन्होंने घोषणा की 2023 में कि अगले 5 सालों तक यहाँ मुफ्त में अनाज मिलेगा, 25 केजी पर परिवार मंथली और 35 केजी।
ठीक है। तो ये पीडीएफ प्रणाली की एक जो विकास क्रम था वो था। इसके बाद हम जानते हैं कि वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है, ONORC। 2020 में जो कोरोना महामारी थी वो दुनिया के हर एक देश के लिए एक सबक की तरह थी, और ये हर देश को प्रेरित कर रही थी कि जो उनमें आधारभूत और जो मूलभूत कमियां रहीं लोगों तक पहुंच में हो, या उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कराने में जो सरकार की जो चुनौतियां होती हैं, सरकार की जो प्रतिबद्धता थी, उनमें जो कमियां थी वो उजागर कर रही थी कोरोना महामारी। तो सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, ये जब स्कीम नहीं, ये स्कीम एक्चुअली 18 में शुरू हो गई थी, लेकिन एक देशव्यापी नहीं थी। इसके तहत सरकार ने देखा कि जो कोरोना महामारी थी, हमने देखा कि जो प्रवासी भारतीय हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जॉब की तलाश में जाते हैं, तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा वो समस्याएं उस वक्त फेस कर रहे थे। खाद्यान्न की, कितने लोग भूख से पीड़ित थी, कितने लोग, आपने देखा होगा कि पार्ले जी 2-2 रुपए का खा के कर रहे थे काम, और कितने लोग पैदल चले आ रहे थे। तो खाद्यान्न की बहुत बड़ी समस्या हुई। तो सरकार, और लोगों के पास राशन कार्ड थे लेकिन वो नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, वो जो बाहर है, तो सरकार ने इसको देशव्यापी बनाने की सोची। इसके लिए दो जो अनिवार्य चीज़ थी वो ये था कि राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाए, और दूसरी चीज़ थी जो दुकानों में ई-पॉस मशीन बायोमेट्रिक की सुविधा की जाए। ठीक है, इससे क्या होगा, ये एक तरह का कह सकते हो कि ये राशन कार्ड पोर्टलाइजेशन था एक तरह का। जैसे आप लोग सिम होती है तो हमारा सिम का नंबर नहीं चेंज होता, लेकिन हम एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अपने सिम को पोर्ट करा लेते हैं। इससे क्या हुआ कि जैसे मेरा राशन कार्ड है, मैं चित्रकूट में हूँ और मैं दिल्ली में जॉब करने के लिए जाती हूँ। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि मुझे मेरे घर में, यहाँ जो चित्रकूट में मुझे मेरे हिस्से का जो अनाज मिल रहा था, अब मैं उसको बाहर जाके कहीं भी किसी भी स्टेट में मैं जॉब करूँ, या अपने ही राज्य में किसी दूसरे जिले में अगर मैं जॉब कर रही हूँ, तो मैं अपने हिस्से का अनाज प्राप्त कर सकती हूँ। मेरा परिवार में जितने सदस्य होंगे वो अपने हिस्से का अनाज ले लेंगे और मेरे हिस्से का छोड़ देंगे, और मैं किसी भी राज्य में रहूँ मैं अपने हिस्से का अनाज प्राप्त कर सकती हूँ बायोमेट्रिक से। ठीक है, आधार कार्ड, अगर हमारा राशन कार्ड, जो हमारा राशन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक है। तो यही किया गया। तो सरकार ने क्या किया कि जितने भी राशन कार्ड धारक हैं, BPL APL, तो उनकी जो राशन कार्ड है उनको आधार से लिंक कराया। अब इससे क्या हुआ कि वो देश के किसी भी कोने में रहें, आप किसी भी राज्य के हो, किसी भी राज्य में चले जाएं, आप अपने आधार कार्ड से, अगर आपका राशन कार्ड लिंक है, तो आप क्या करेंगे, किसी भी कोटे की दुकान से, राशन की दुकान से आप अपने हिस्से का राशन प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी बाधा के। किंतु अब इसमें क्या होगा, कुछ राज्य क्या होते हैं, केंद्र जो मूल्य निर्धारित करती है कि भाई मैंने 2 रुपए प्रति केजी गेहूं कर दिया, लेकिन कुछ राज्य अपना शुल्क लगा देते हैं। अपना शुल्क जैसे वो अपना आर्थिक मूल्य लगा देते हैं कि भाई ये केंद्र की स्कीम है, लेकिन हमारा खुद का लागत आ रहा है। जैसे इससे पहले छत्तीसगढ़ अपना जो केंद्र जो मूल्य निर्गत करता था, जो मूल्य देता था, इशू करता था, वो उस मूल्य पे नहीं देता था। छत्तीसगढ़ अपना टैक्स भी लगा देता था जनता से, और वहाँ जो कोटे का अनाज था थोड़ा अन्य राज्यों से अपेक्षाकृत महंगा था। ठीक है, हालांकि अभी वर्तमान में तो मुफ्त मिल रहा है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड ओवरऑल ये था कि आप किसी भी राज्य के हों और किसी भी राज्य में जाएं, तो आपको आपके हिस्से का अनाज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और इससे जो घोटाला होता है वो भी कम होता है। अच्छा, इससे एक और कई सारे फायदे हुए, जैसे नारी शक्तिकरण को बढ़ावा मिला। राशन कार्ड जैसे कि हमने देखा कि 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक की अगर घर में महिला है तो उनके नाम इशू कराया जाता है, अगर वो महिला नहीं है तो बुजुर्ग के नाम। तो इससे क्या होता है कि जो महिलाएं हैं, जो डीलिंग शॉप होती है, जो कोटे की दुकान होती है, इससे क्या होगा कि सरकार ने उससे पहले क्या किया, FCI से जितने भी कोटे की दुकान है उनका डिजिटलाइजेशन किया और उनको FCI से कनेक्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि अगर मुझे किसी कोटे में मुझे लग रहा है कि खाद्यान्न की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, या मुझे जो मेरा हक है उस एवज में नहीं मिल रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कोटा का दाना, तो मैं पास की दूसरी कोटे की दुकान से ले लूंगी। तो इससे क्या होगा कि अब इससे क्या हुआ कि परचेजिंग पावर की जो क्षमता है वो उपभोक्ता के पास आ गई। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ क्या हुई कि जो कोटेदार है उनमें भी कॉम्पिटिशन हो गया कि भाई अगर मेरे कोटे से जो अनाज ले रहे थे लोग वो दूसरे कोटे वालों के पास जाएंगे, तो मेरे ऊपर प्रश्न उठेगा कि क्या रीज़न था कि तुम्हारे कस्टमर दूसरी जगह चले गए, तो मेरी जो कोटे की दुकान है ये बंद होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उस पर संकट आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ, कोटेदारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। ठीक है, तो इससे बहुत सारे फायदे हैं लेकिन कुछ इसमें जो चुनौतियां रही, जैसे कि अगर क्षतिपूर्ति का जैसे कि प्रावधान है, लेकिन अगर आप दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो क्षतिपूर्ति आपको सिर्फ अपने राज्य में मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि जो प्रवासी मजदूर होते हैं उनके, जैसे आप अभी दिल्ली में हैं और आप बिहार से हैं, UP से, कहीं से भी हैं, और आप वहाँ अनाज ले रहे हैं, तो आप अचानक से फिर उस स्टेट को छोड़ के आप अपने स्टेट पे आ जा रहे हैं, तो जो अनाज है उसकी सप्लाई उस स्तर पे नहीं, उसकी पहचान नहीं हो पा रही कि कितने लोग प्रवासी हैं, किस राज्य में कितने प्रवासी मजदूर आ रहे हैं काम करने, वर्कर्स। तो अभी इन चीज़ों की समस्याएं हैं, जिसके कारण अभी पूरी तरह से जो कह सकते हैं कि पूरी तरह से कारगर नहीं हो पाया अभी तक। लेकिन ये सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी जो कार्यक्रम है उनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, वन नेशन वन राशन कार्ड। ठीक है, जानते हैं कि ई-रूपी वाउचर क्या है, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि NPCI क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI ही ई-रूपी वाउचर का संचालन करता है। इसकी स्थापना 2008 में हुई और यह एक गैर लाभकारी संस्था है। यह देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है। दूसरा, ये जो जितने भी रुपए डेबिट कार्ड हैं उनका निर्माण करती है, उनका संचालन करती है। जो भीम ऐप है, UPI है, QR कोड है, इनका निर्माण करती है, इनका संचालन करती है। ई-रूपी वाउचर का निर्माण, उसका संचालन करती है। देश के जितने भी ATM हैं उनको जोड़ने का काम करती है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।
तो ई रुपी वाउचर क्या है? ये थोड़ा जो डीबीटी है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, उससे थोड़ा अलग है। ये क्या होता है कि ये जिस व्यक्ति और जिस उद्देश्य के लिए दिया जाता है, आप उसको उसके अतिरिक्त यूज नहीं कर सकते। जैसे कि हमने देखा कि एनएफएसए कार्यक्रम में हमने डीबीटी क्यों नहीं लागू किया? हम एनएफएसए कार्यक्रम में सरकार अगर चाहती, सरकार को ये सुझाव आया था कि अगर सरकार जो लक्षित वर्ग है उनको प्रत्यक्ष दाना जो दे रही है कोटे में, मुफ्त में या पैसे में, तो उसका चूंकि सब्सिडी के तहत खुद वहन कर रही है पूरा, तो क्यों ना वो पैसे दे दिए जाए लोगों को डीबीटी के माध्यम से, पहले कहा गया। इससे क्या होगा कि ये जो लोग हैं, जो लक्षित वर्ग है, वो बाध्य नहीं होगा कि उसको गेहूं और चावल ही खाना है, उसको जो खाना होगा मार्केट से खरीद के खा लेगा, अपनी आवश्यकता की चीजें, ठीक है। और सरकार का खुद का भी लागत बचेगा, सिर्फ बफर स्टॉक बस के लिए सरकार करेगी। लेकिन इसमें जो अमर्त्य सेन जो हमारे अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कुछ सुझाव दिए कि नहीं, इससे दुरुपयोग होगा। जैसे पहली बात तो ये कि अगर कोटे की दुकानें नहीं होंगी तो वही उनकी जो व्यापारी हैं वो क्या होंगे, बिचौलिए हैं, इससे खाद्यान्न की जो अस्थिरता आ जाएगी, असंतुलित हो जाएगा। और दूसरे जो किसान होंगे वो भी थोड़े हतोत्साहित होंगे, क्योंकि हम एमएसपी के लिए खरीद तो रहे होंगे लेकिन कम मात्रा में, बफर स्टॉक के लिए, ठीक है। तो कई इसकी चुनौतियां भी बताई गई, तो इसको डीबीटी को नहीं लागू किया गया, किसमें, एनएफएसए कार्यक्रम में, ठीक है। लेकिन सरकार ने ई रुपी वाउचर को शुरू किया। ई रुपी वाउचर में क्या होता है कि जैसे कि अगर मैंने जैसे मुझे आपको पैसे देने हैं, ठीक है, और मुझे पैसे देने की आपको दवाओं के लिए है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि अगर आपके पास एक सबसे जो अच्छी विशेषता है ई रुपी वाउचर की, उसके लिए जरूरी नहीं कि आपके पास बैंक खाता हो, ठीक है, और इसके लिए ये भी जरूरी नहीं कि आपके पास स्मार्टफोन हो। ये नॉन स्मार्टफोन में भी, कीपैड वाले में भी चल जाता है। एक जो क्यूआर कोड होता है, एसएमएस होता है, उसकी एक श्रृंखला भेजी जाती है, ठीक है। तो एनपीसीआई क्या कर, ये और ई रुपी वाउचर सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थाएं जारी कर सकती हैं, ठीक है। जैसे कि सरकार ने मुझे कहा कि ये राशन के लिए पैसे मुझे 1000 रुपये भेजे, ठीक है। अब एनपीसीआई ने क्या किया कि एक क्यूआर कोड मेरे पास भेजा, एक संबंधित जितनी भी राशन की दुकानें होंगी, ठीक है, उसका डुप्लीकेट उन राशन की दुकानों में भेज दिया, और एक बैंक के पास, ठीक है। अब क्या होगा कि मेरे पास जो क्यूआर कोड आया, अगर मैं सोचूं कि नहीं मेरे पास पैसे आ गए 1000, अब मैं दाना नहीं खरीदती हूँ, मैं कुछ और खरीद लेती हूँ, मैं किसी और दुकान में जाऊंगी, वो मेरा क्यूआर कोड वहाँ मैच नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास उसकी कॉपी नहीं गई। वो संबंधित राशन की दुकान में ही मुझे मिलेगा। संबंधित राशन की दुकान जो होंगी, जो लीगली रजिस्टर्ड है, तो उन्हीं के पास मेरा ई रुपी वाउचर का जो कोड है वो मैच करेगा, और मैं दाना ही खरीदूंगी और कुछ नहीं खरीद सकती। जैसे सरकार ने आपको दवाओं के लिए पैसे दिए, ठीक है, तो आपको जितने भी संबंधित मेडिकल स्टोर्स हैं, आप वहीं से सिर्फ उसी चीज़ में आप खर्च करोगे। जैसे शिक्षा के लिए आपको पैसे भेजे कि किताबों के लिए, तो संबंधित किताबों की जितनी दुकानें होंगी वहीं से आप किताबों बस के लिए खर्च कर सकते हो। डीबीटी प्रणाली को इसलिए नहीं लागू किया गया था, देखिए, एनएफएसए कार्यक्रम में, क्योंकि इसमें क्या देखा गया कि जो आज भी आप देख रहे हैं कि जो घर में जो सदस्य होता है वो पुरुष मुखिया होता है, ठीक है। भले महिला के नाम राशन कार्ड होता है, लेकिन उसमें ये देखा गया, उसमें ये पाया गया कि अगर पैसे का ट्रांसफर हो जा रहा है अकाउंट में, ठीक है, तो वो जो कैश आ रहा है, अभी तो ठीक है, अभी तो निश्चित है कि जो दाना मिल रहा है वो बच्चे खा रहे होंगे घर में, महिला और बच्चे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, किसी ने कैश ले लिया और वो व्यक्ति पी गया, शराब पी गया, तो अब क्या होगा, घर के जो बच्चे हैं, बीवी बच्चे भूखे रह जाएंगे। तो सरकार ने एक बहुत बड़ी चुनौती देखा कि ये पैसे का दुरुपयोग होगा, इसलिए डीबीटी को नहीं लागू किया। लेकिन ई रुपी वाउचर में ऐसी कोई समस्या नहीं आई। अब ये अलग बात है कि दुकानदार और वो मिल जाए, वो अलग बात है, लेकिन इसमें क्या होगा कि अगर मैंने खाने के लिए पैसे भेजे तो आप खाने के लिए बस ही यूज़ कर सकते हैं। कई कंपनियां, प्राइवेट सेक्टर इसका उपयोग करते हैं, जैसे अपने एम्प्लॉयज़ हैं उसको किसी काम के लिए भेजते हैं और उसको रुकने के लिए बोला गया, तो वो एम्प्लॉय क्या सोचा करता था पहले, 5 स्टार होटल बोलेगा मैं वहाँ रुका था, लेकिन रुक लेता है कहीं नॉर्मल जगह पर। तो अब इससे क्या हो गया, अब ये समस्याएं दूर हो गई। आपको ई वाउचर के माध्यम से एक होटल वाले के पास क्यूआर जाएगा, एक जो एनपीसीआई है और एक व्यक्ति के पास, ठीक है। तो इससे अब ये जो घोटाला है वो खत्म हो जाएगा, बिचौलिए की समस्या खत्म, पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार कम होगा। तो जो ई रुपी वाउचर है वो पर्टिकुलर व्यक्ति और उद्देश्य के लिए निर्मित है, जिस कार्य के लिए वो पैसा भेजा गया वो उसी में यूज होगा, ठीक है। तो ये हमने देखा कि एनएफएसए कार्यक्रम में जितना भी पीडीएस प्रणाली है उसमें ई रुपी वाउचर का कैसे उपयोग होता है, कैसे लाभकारी है, और इसको बहुत विस्तारित रूप देना चाहिए सरकार को। आगे हम पढ़ेंगे एमएसपी क्या है। एमएसपी का एक थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।